पेपर का जो नेचर है, जनरल स्टडीज चूँकि 1000 मार्क्स का हो जाता है, हर पेपर 250 मार्क्स का है, उसमें सारे चारों पेपर चारों के अलग अलग नेचर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, राइट। तो हम ज़रा डिस्कशन पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं कि उसके बारे में, जहाँ ये तीनों सेगमेंट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर और साथ साथ में सोशियोलॉजी का, उसके प्रिपरेशन आपने किस प्रकार की? प्रिपरेशन तो जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल है वहाँ से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है कि मैं जो आंसर की जो रिक्वायरमेंट है इसको मैं कैसे पूरा कर पाऊँ विथ माय आंसर। और मुझे लगा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट वो ये है कि हम लोग जो इंटर डिसिप्लिनरी चीज़ें हैं उनको ना भूलें। फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट ओनली प्योरली अ हिस्ट्री क्वेश्चन, इसका एक ज्योग्राफी का एलिमेंट भी होता है, इसका एक सोशियोलॉजी का एलिमेंट भी होता है, इसका इकोनॉमी का भी एलिमेंट होता है। तो जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हमें भूलना नहीं है। वी हैव टू कीप देम इन माइंड जब हम आंसर लिखें, तभी हमारा आंसर बेटर कॉम्प्रहेंसिव और मोर आर्ग्यूइंग। बेसिकली यूपीएससी का एफर्ट भी यही है कि जो सब्जेक्ट के जनरल स्टडीज़ के जो डिफरेंट सेगमेंट लिए गए हैं, आर्ट से भी, साइंस से भी, कॉमर्स से भी, ताकि कैंडिडेट के सोचने की जो क्षमता है वो डायनेमिक हो, हर एंगल से उसको सोच सके, और इसलिए सब्जेक्ट को अलग अलग सेगमेंट्स में भी दिया गया है, राइट। इसमें एक इन्वायरमेंट का जो खास करके इशू आता है, उसको लेकर के कैंडिडेट्स को बड़ा प्रॉब्लम होती है कि इसका मटेरियल कहाँ से लें और किस प्रकार से इसकी पढ़ाई करें। तो उस इशू, उसके लिए क्या किया आपने? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो बहुत अहम है, क्योंकि हमारे आज के दौर में एनवायरनमेंट इकोलॉजी इज़ वन ऑफ दी बर्निंग इश्यूज़। तो इसके बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई सारी सोर्सेज हैं। एक तो अगर ऑनलाइन भी आप देखें, जो कई सारे वेबसाइट्स हैं, चाहे IUCN की वेबसाइट हो, अर्थार की वेबसाइट हो, इवन UNDP की वेबसाइट हो, या हमारे जो यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी ये वेबसाइट, कई सारे वेबसाइट से भी आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है मार्केट में जो कोचिंग, उनका मटीरियल भी अवेलेबल हो जाता है, जिससे भी आप कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं। और कुछ बुक्स भी हैं जो आप, अगर जो बच्चे हैं थोड़ा सा भी सर्च करें या पूछ सकें, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं जो मार्केट में सीरियस एंड अलर्ट कैंडिडेट के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है आज के रहा, बिल्कुल कमी नहीं है। और ऑनलाइन तो आजकल इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई चीज़ें कि और हर गवर्नमेंट के साइट्स हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के साइट्स हैं। इसके बाद आती है बारी पेपर 2, जो थोड़ा नेचर इसका डायनेमिक है सब्जेक्ट का, जो उसमें इंडियन गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, और उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर 2 में और पेपर 3 में पर्टिकुलरली जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। कोई सा भी क्वेश्चन आता है, इसका देयर इज़ डेफिनेटली सम कनेक्शन विद सम न्यूज़ और सम इवेंट विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ईयर। सो इसलिए मुझे लगता है करंट अफेयर्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर्स जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3। इनफैक्ट पेपर 1 पे भी काफ़ी जो रिलेवेंट अपडेट मटेरियल है। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं, आप न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, थॉरोली पढ़िए। यू कैन मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत अहम सोर्स बनता है। इसके साथ साथ कुछ जर्नल या कुछ मैगजीन्स का भी आप सहारा ले सकते हैं, विच रियली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3। इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर करके एक दिमाग में क्वेश्चन होता है कैंडिडेट का कि इसका फोकस एरिया क्या होगा और इस पर कहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आपने क्या किया इसमें? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सबसे पहले मैंने कुछ जो हमारी बेसिक फंडामेंटल बेसिक बुक्स हैं, जैसे एक VP दत्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बुक है, वो पढ़ी, या एक राजीव सिकरी एक ऑथर है, उनकी बुक पढ़ी। उससे हमें जनरल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या डिप्लोमेसी में जो बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन इसके बाद जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, दे कम फ्रॉम अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। जो चीज़ें जो इंटरनेशनल पूरे एरिना में पिछले साल में जो चीज़ें हो गई होती हैं, जनरली वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमेशा डिस्कशन में हो। चाहे हमारे देश के बाकी देशों के साथ जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या जो विश्व भर में जो मेजर घटनाएं हैं, मेजर इवेंट्स हैं, जैसे अभी कई सारे क्राइसिस हैं, सीरियन क्राइसिस है, येमेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस था, कई सारी जो इश्यूज़ हैं, मेजर बर्निंग इश्यूज़, यस, तो उन पे अक्सर क्वेश्चन उन पे आता है। तो मुझे लगता है जो करंट अफेयर्स, अगेन जो न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल। हालांकि आपने पेपर 3 के लिए भी यही चीज़ कहा है कि जो भी बर्निंग न्यूज़ हैं और न्यूज़पेपर और जो भी करंट न्यूज़ में, चाहे वो TV चैनल्स में अपेयर हो रहे हों, चाहे न्यूज़पेपर में हो, सब इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप पेपर 3 जो साइंस, टेक, इकोनॉमी
और सिक्योरिटी टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इकोनॉमी में मुझे लगता है सबसे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब अब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, या जो RBI के स्टेटमेंट्स आते हैं वो पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ मेजर पॉलिसीज़ आते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट, जब आप जो पेपर 3 की प्रिपरेशन के लिए आप पहले आप बेसिक NCERTs भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वहाँ से स्टार्ट करके अपने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी GDP है क्या होता है, GDP कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब फिर धीरे धीरे आप समझ सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो थोड़ा सा अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। फिर जो मेजर चीज़ें आती हैं, चाहे वो मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं या पॉलिसी स्टांसेस होते हैं, आप उनको ईजिली आप ग्रास्प कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर करंट से उसको कनेक्ट कर दें। जी, इसके साथ साथ हाँ, करंट अफेयर्स में जो न्यूज़पेपर है वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ हमारे एक कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। हर साल आता है, बजट प्रेजेंट करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होती है, रिलीज़ होती है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ें। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट होता है, वेल रिटन, काफ़ी थॉट और काफ़ी रिसर्च इसमें जाता है। तो इट रियली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की भी जो रिपोर्ट्स आती है, एनुअल रिपोर्ट, वो भी काफ़ी यूजफुल साबित होगा साइंस एंड टेक सेक्शन को लेकर खास करके। जी जी, इसके बारे में आपने जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, खास करके जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ दे आर रिलेवेंट? दे आर ऑल्सो रिलेवेंट। चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग या PIB की जो वेबसाइट है, उसमें भी कई सारी चीज़ें जो हमारी जो डे टू डे साइंस एंड रिलेटेड चीज़ें, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अपनी साइट्स हैं। जी, उन सब में भी जो उन सब का भी अच्छे से फ़ायदा लिया जा सकता है। बेशक दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। जहाँ तक पेपर 4 की बात है, जिसका कोई तीनों पेपर से बिल्कुल डिफरेंट जिसके कॉन्सेप्ट हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, क्या उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अहम ये पेपर है, नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो चीज़ें इसमें टेस्ट की जाती हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक पार्ट A होता है जिसमें कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट B होता है जिसमें हमारी कई सारी केस स्टडीज़ होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो इट्स काफ़ी सीखने वाला, इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम इस पेपर से, इस पेपर की प्रोसेस में। क्या देखना चाह रही है इस पेपर में कैसे कैंडिडेट? हाँ, एक तो इसमें जो आपका एप्टीट्यूड है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो या आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, तो उसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं झांकने की कोशिश करता है इस पेपर के द्वारा। तो हमारा इस पेपर में कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है, हमारे आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप उन एग्जाम्पल्स से क्या सीख पाते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल में हो या प्रोफेशनल वाइज हो। आपका नज़रिया क्या है, आपका जो एटीट्यूड है चीज़ों के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड डू यू हैव, वो चीज़ें इसमें काम आती हैं। तो मुझे लगता है ये भी इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी आंखें और अपने कान बिल्कुल खुले रखें और अपने आसपास की चीज़ों से भी सीखना शुरू करें। जो केस स्टडीज़ का जो आइटम है, उसमें इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन एनालिसिस बहुत मैटर करता है। जी। आपने केस स्टडीज़ के स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया? मैंने कई सारे केस स्टडीज़ सॉल्व किए। आप अगर अभी भी देखेंगे कई सारे बुक्स भी आते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी आते हैं जिनमें आपको कई सारी केस स्टडीज़ दी होती हैं। ऑनलाइन भी आपको कई सारे अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को, कोई सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं पे DM है और कोई ऐसी कोई सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को मैं कैसा, व्हाट विल यू ट्राई टू डू, तो उस सिचुएशन में अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए। देन ट्राई टू सी आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, हाउ कैन यू make better decisions. Yes, so that situational understanding is important. ऐसे भी न्यूज़पेपर्स में भी, करंट में भी बहुत सारे सिचुएशंस आ रहे होते हैं जी जहाँ डिस्कशन में चल रहा होता है, किसी ऑफिसर्स का मैटर हो या किसी पॉलिटिकल मैटर पे भी होता है। तो यदि कैंडिडेट उसमें अपने आप को रख कर सोचे कि सिचुएशन में उसको वो क्या कर सकता था, तो एक प्रकार का अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है कि हम दैट लीड्स टू द केस स्टडीज डेवलपमेंट ऑल्सो। अल्टीमेटली UPSC यही देखना चाहती है कि आप कितनी कॉन्शियसली हर सिचुएशन को एनालाइज करते रहे हो।